भारत और बांग्लादेश के बीच की इस बेहद संवेदनशील सीमा पर अचानक एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने दोनों देशों के सत्ता के गलियारों में सनसनी मचा दी है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के ठीक बाद जमीनी हकीकत इस कदर बदल चुकी है कि सीमा पर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से खुली छूट सौंप दी गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने इसी खुली छूट का इस्तेमाल करते हुए हाल ही में सीमा पर एक ऐसी तगड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसके बाद से पूरा का पूरा सीमावर्ती इलाका एक जबरदस्त रणनीतिक तनाव के घेरे में आ चुका है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से माहौल में इस कदर गर्माहट आ चुकी है कि ढाका से लेकर दिल्ली तक प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बंगाल के इस महत्वपूर्ण बॉर्डर पर ऐसा क्या घटित हो गया जिसने दोनों मुल्कों के कूटनीतिक हलकों को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्यों बांग्लादेश के भीतर की पूरी राजनीति अचानक सीमा सुरक्षा बल के इस कड़े रुख के सामने कांपने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के भीतर सक्रिय रहने वाले कट्टरपंथी संगठन अब खुलेआम इस बात का रोना क्यों रो रहे हैं कि अगर भारत की तरफ से यही सख्ती और यही आक्रामक रवैया आने वाले दिनों में भी जारी रहा तो उनका दशकों पुराना पूरा का पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली कहानी को समझने के लिए हमें हाल के दिनों में सीमा पर हुई उस बड़ी हलचल को देखना होगा जिसने सालों से चले आ रहे अवैध घुसपैठ और तस्करी के पूरे सिंडिकेट की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने सीमा पर चुपचाप एक ऐसी बड़ी बिसात बिछा दी है जिसके बारे में सीमा पार बैठे अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूरा मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने अवैध तरीके से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 2 शातिर तस्करों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई की खबर जैसे ही सीमा पार ढाका तक पहुंची, वहां के सियासी गलियारों में एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया। जिन ताकतों को अब तक यह गलतफहमी थी कि बंगाल का यह विशाल बॉर्डर हमेशा की तरह एक खुला मैदान बना रहेगा और वहां से जब चाहे जैसे चाहे अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकेगा, उन सभी लोगों को अब यह अच्छी तरह से समझ आने लगा है कि भारत का मिजाज और उसकी नीतियां अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब वहां किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस पूरे बड़े बदलाव की जो सबसे मुख्य वजह है वह छिपी है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था में हुए हालिया बदलाव के भीतर। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद सीमा प्रबंधन को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जिन जमीनों की कमी या प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से पिछले कई दशकों से बॉर्डर पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम अटका पड़ा था, अब उन सभी जमीनों को बिना किसी देरी के सीधे सीमा सुरक्षा बल को ट्रांसफर किया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकियां बेहद मजबूत हो जाएंगी, कटीले तारों का जाल पूरी तरह से अभेद्य बन जाएगा और सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ पर हमेशा हमेशा के लिए एक मुकम्मल लगाम कसी जा सकेगी। यही वह एक अकेले फैसले की टाइमिंग थी जिसने बांग्लादेश के भीतर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और सीमा पार से अवैध धंधा चलाने वाले गिरोहों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी। ये वो गिरोह हैं जो सालों से इंसानों की अवैध तस्करी, पशुओं की तस्करी और सीमा पार के पूरे नेटवर्क के दम पर अपनी तिजोरियां भर रहे थे और वहां की स्थानीय राजनीति में अपना सिक्का जमाए बैठे थे। जब भारत की तरफ से यह कड़ा प्रहार हुआ तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर दिखाई देने लगा। वहां के नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख खुलेआम भारत विरोधी बयानबाजी का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक बेहद प्रमुख नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने एक बेहद अजीबोगरीब बयान जारी कर दिया। नसीरुद्दीन पटवारी ने किसी और पर नहीं बल्कि खुद अपने ही देश की सीमा सुरक्षा एजेंसी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी पर ही बेहद गंभीर और तीखे आरोप मढ़ दिए। पटवारी ने जनसभाओं और बयानों में खुलकर यह कहना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश की यह अपनी सुरक्षा फोर्स अब पूरी तरह से भारतीय नैरेटिव की भाषा बोल रही है। आप खुद सोचिए कि वहां के हालात किस हद तक अजीब हो चुके हैं कि बांग्लादेश के बड़े राजनेता अपनी ही संप्रभु सुरक्षा एजेंसी पर सरेआम उंगलियां उठाने लगे हैं। पटवारी का सबसे बड़ा दर्द यह था कि बीजीबी उन लोगों को सरेआम अपराधी और तस्कर कह रही है जिन्हें भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अवैध रूप से सीमा लांघते वक्त ढेर किया था। यानी जो लोग कानून को ठेंगा दिखाकर आधी रात को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और अवैध धंधों में लिप्त थे,
उनके बचाव में अब बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्हें बेकसूर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन और गीदड़-भकी के बीच भारत सरकार और हमारी सीमा सुरक्षा एजेंसी का रुख बिल्कुल साफ और चट्टान की तरह मजबूत है। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर यह संदेश दे दिया है कि सीमा की सुरक्षा के मामले में अब रत्ती भर भी डील नहीं दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकना, पशुओं की तस्करी को नेस्तनाबूद करना और किसी भी तरह के सीमा पार अपराध को जड़ से मिटाना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। और इसके लिए जमीन पर जो भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे वे बिना किसी झिझक के उठाए जाएंगे। यही वह सख्त रवैया है जिसने बांग्लादेश के भीतर बैठे उन तमाम कट्टरपंथी तत्वों और उनके आकाओं को पूरी तरह से विचलित कर दिया है, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि यदि भारत का यह आक्रामक रुख ऐसे ही बना रहा तो पिछले कई दशकों से फल फूल रहा उनका अरबों रुपयों का अंडरग्राउंड सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए अगर हम हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मौजूदा साल 2 अब तक के शुरुआती महीनों के भीतर ही कम से कम 6 बांग्लादेशी नागरिक सीमा पर गैर कानूनी हरकतों को अंजाम देते हुए सुरक्षा बलों की कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। हाल के कुछ ही दिनों के भीतर लगातार हुई 3 मौतों ने बांग्लादेश के भीतर के राजनीतिक पारे को अचानक 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वहां की विपक्षी और कट्टरपंथी पार्टियां अब इस पूरे मामले को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की फिराक में हैं, ताकि भारत सरकार पर किसी भी तरह से एक नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन सच तो यह है कि उनका असली डर यह मौतें नहीं है, बल्कि उनका असली डर यह है कि अगर भारत ने इस बार अपनी पूरी सीमा को कटीले तारों से पूरी तरह से लॉक कर दिया, फेंसिंग के काम को 100% पूरा कर लिया और बीएसएफ के जवानों को जमीन पर इसी तरह त्वरित कार्रवाई करने की खुली छूट मिलती रही, तो भविष्य में भारत के भीतर घुसपैठ करने का उनका हर एक रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। यह पूरा खेल सिर्फ सीमा पर होने वाली छोटी मोटी तस्करी या कुछ लोगों की अवैध आवाजाही तक ही सीमित नहीं है। अगर इसके पर्दे के पीछे जाकर देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है। बांग्लादेश की धरती पर पिछले कुछ सालों में कई ऐसे उग्र और कट्टरपंथी संगठन बेहद सक्रिय हो चुके हैं, जिन पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा पर चौकसी और सख्ती को एक पायदान ऊपर बढ़ाता है, वैसे ही ढाका के भीतर बैठे इन भारत विरोधी तत्वों के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वे वहां की आम जनता को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए अजीबोगरीब बयान जारी करने लगते हैं। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को इस बात का भली भांति एहसास है कि अगर सीमा पर भारत का नियंत्रण पूरी तरह से अचूक हो गया तो भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करने का उनका जो राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडा है वह पूरी तरह से दम तोड़ देगा। इस समय सबसे मजेदार स्थिति यह बन चुकी है कि इस पूरे सीमा विवाद को लेकर खुद बांग्लादेश के समाज और राजनीति के भीतर 2 बिल्कुल अलग अलग धड़े साफ तौर पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से पहला धड़ा वह है जो थोड़ा समझदार है और जिसका मानना है कि अगर 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वहां के कानूनों का सम्मान करना दोनों तरफ के नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वहां का एक ऐसा कट्टरपंथी धड़ा है जो हर एक घटना का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वहां की मौजूदा सरकार को भारत के खिलाफ एक बेहद आक्रामक नीति अपनाने के लिए मजबूर करना चाहता है। यही कारण है कि वहां की राजनीतिक रैलियों में अब भारत की सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह जानबूझकर बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक और दमनकारी नीति पर काम कर रही है। लेकिन इन खोखले आरोपों के बीच भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है कि देश की आन, बान, शान और सीमा की सुरक्षा पर किसी भी दबाव में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। हजारों किलोमीटर लंबे इस मैदानी, नदीय और पहाड़ी बॉर्डर पर पिछले कई दशकों से घुसपैठियों,
तस्करों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने अपने गहरे ठिकाने बना रखे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार बेहद आक्रामक और सुनियोजित तरीके से इस पूरे अवैध नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के मिशन में जुट चुकी है। यही वजह है कि सीमा के उस पार बैठे मास्टरमाइंड्स के बीच इस समय जबरदस्त छटपटाहट और बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि अब भारत पुरानी नीतियों पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे मामले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे समझने के लिए हमें उस जमीन पर जाना होगा जहां यह पूरा विवाद इस समय उबल रहा है। पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है वह भौगोलिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं नदियां रास्ता बदलती हैं, तो कहीं इंसानी बस्तियां बिल्कुल सीमा के मुहाने पर बसी हुई हैं। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर दशकों से सीमा पार के सिंडिकेट ने एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया था जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के अपराधी आपस में जुड़े हुए थे। जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, तब बीएसएफ के जवानों को जमीन अधिग्रहण करने, नई चौकियां बनाने और आधुनिक उपकरण लगाने में प्रशासनिक स्तर पर भारी रुकावटों का सामना करना पड़ता था। तस्कर और घुसपैठिए इसी प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठाते थे। लेकिन जैसे ही वहां प्रशासनिक व्यवस्था बदली और नई सरकार ने आते ही सीमा सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में डाला, वैसे ही पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जो पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उसे मिशन मोड में लाकर कुछ ही हफ्तों के भीतर पूरा किया जाने लगा। जब बीएसएफ को अपनी नई पोस्ट बनाने के लिए जमीन मिलने लगी, तो उन्होंने वहां अत्याधुनिक सर्विलांस कैमरे, थर्मल इमेजर और नाइट विजन डिवाइस लगाने शुरू कर दिए। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि जो तस्कर पहले अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते थे, वे अब सैकड़ों मीटर दूर से ही बीएसएफ के रडार पर आने लगे। जब तकनीक और खुली छूट का यह घातक कॉम्बिनेशन जमीन पर उतरा, तो तस्करों के लिए सीमा पार करना एक तरह से मौत के जाल में पैर रखने जैसा हो गया। इसी मुस्तैदी का नतीजा था कि जब तस्करों के एक बड़े समूह ने हथियारों के साथ सीमा पार करने की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर त्वरित कार्रवाई की और उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया। इस घटना के बाद बांग्लादेश के भीतर जो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ है, उसने वहां की नवनिर्वाचित तारीख रहमान की सरकार को एक बेहद गंभीर धर्म संकट में डाल दिया है। तारीख रहमान की सरकार इस समय चौतरफा दबावों से घिरी हुई है। एक तरफ देश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी और भारत विरोधी संगठन सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि वह भारत के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करे, व्यापारिक संबंध तोड़े और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार के भीतर बैठे नीति निर्माताओं को अच्छी तरह पता है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसकी आंतरिक स्थिरता के लिए कितना बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरतों से लेकर रोजमर्रा के खाद्यान्न और कपड़ों के उद्योग के लिए कच्चे माल तक के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। ऐसे में भारत से सीधे टकराना उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसी आंतरिक दबाव का नतीजा है कि बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपनी ही सीमा सुरक्षा एजेंसी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रही हैं। नसीरुद्दीन पटवारी जैसे नेताओं का यह आरोप कि बीजीबी भारतीय नैरेटिव को स्वीकार कर रही है, दरअसल उनकी अपनी प्रशासनिक नाकामी और हताशा को दर्शाता है। बीजीबी एक पेशेवर सुरक्षा बल है और जब उसके अधिकारियों ने जमीन पर जांच की, तो उन्हें साफ तौर पर ऐसे सबूत मिले जो यह साबित करते थे कि मारे गए लोग कोई साधारण नागरिक या राहगीर नहीं थे, बल्कि वे एक सुसंगठित अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य थे जो अवैध हथियारों और प्रतिबंधित सामानों के साथ सीमा पार कर रहे थे। जब बीजीबी ने इन तथ्यों को स्वीकार किया, तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लगा कि उनका पूरा प्रोपेगेंडा ही ध्वस्त हो गया। वे इस मामले को एक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में उछालना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी ही सेना और सुरक्षा बल ने सच का साथ देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस पूरे विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह नई और आक्रामक सीमा नीति केवल अपराधियों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। यह संदेश उन पड़ोसी देशों के लिए है जो अब तक यह सोचते थे कि भारत अपनी आंतरिक राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय छवि के दबाव में आकर अपनी सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ को नजरअंदाज करता रहेगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है
और इसके सामने किसी भी देश की नाराजगी या किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोई अहमियत नहीं है। यही कारण है कि जब बांग्लादेश की तरफ से इन मौतों पर विरोध दर्ज कराया गया तो भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात जवानों पर जब भी हमला होगा या जब भी कोई अवैध तरीके से सीमा की संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका उत्तर इसी तरह की कठोर सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। इस पूरी स्थिति के पीछे एक और बहुत बड़ा पहलू है जो भारत के आंतरिक जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा हुआ है। पिछले कई दशकों से असम, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली अवैध घुसपैठ ने वहां की स्थानीय आबादी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। घुसपैठिए भारतीय सीमाओं के भीतर आकर अवैध तरीके से पहचान पत्र बनवा लेते थे और देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक टाइम बम की तरह था। कई दशकों तक इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक बयानबाजी होती रही, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब जब पहली बार बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने की दिशा में इतने बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो इसका सीधा असर भारत के भीतर छिपे उन स्लीपर सेल्स और मददगारों पर भी पड़ रहा है जो इन घुसपैठियों को शरण देते थे और उनका नेटवर्क चलाते थे। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां कितनी दूर तक फैली हुई हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही सीमा पर सख्ती बढ़ती है वैसे ही भारत के भीतर बैठे कुछ खास बुद्धिजीवी और मानवाधिकार संगठन भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं। वे इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखने की वकालत करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जब ये घुसपैठिए और तस्कर भारतीय सीमा के भीतर आकर अपराध करते हैं, नकली नोटों का कारोबार फैलाते हैं और देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, तब देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का क्या होता है। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की यह कोशिशें अब पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि देश की जनता और मौजूदा सरकार पूरी मजबूती के साथ अपने जवानों के पीछे खड़ी है। अब बात करते हैं उस पाकिस्तानी कनेक्शन की जो इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा और खतरनाक बना देता है। भारत की खुफिया एजेंसियों को पिछले कई सालों से ऐसे पुख्ता इनपुट्स मिलते रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक सेकंड फ्रंट यानी दूसरा मोर्चा खोलने के लिए करना चाहती है। चूंकि पाकिस्तान की अपनी सीमा पर भारत की घेराबंदी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के रास्ते भारत के भीतर जाली नोट, हथियार और राष्ट्र विरोधी तत्वों को भेजने का एक नया रूट तैयार किया था। बांग्लादेश के भीतर जो कट्टरपंथी जमात है उसे सीधे तौर पर इसी पाकिस्तानी नेटवर्क से फंडिंग और दिशा निर्देश मिलते हैं। यही कारण है कि जब BSF सीमा पर इन तस्करों को ढेर करती है तो दर्द पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को होता है और वे ढाका में मौजूद अपने प्यादों के जरिए भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू करवा देते हैं। लेकिन भारत इन सभी चालों से बहुत आगे निकल चुका है। भारत की रणनीति अब केवल अपनी सीमा के भीतर बैठकर रक्षा करने की नहीं है, बल्कि खतरे को उसके स्रोत पर ही कुचल देने की है। सीमा सुरक्षा बल को जो नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके मुताबिक अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र में दिखाई देता है और चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, तो जवानों को बिना किसी उच्च आदेश का इंतजार किए सीधे एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। इस खुली छूट ने जवानों के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। अब उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि कार्रवाई करने के बाद उन्हें किसी कानूनी उलझन या विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की रक्षा करते हुए उठाए गए हर कदम का वे पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। इस बड़े रणनीतिक बदलाव का असर अब जमीन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। तस्करों के जो गिरोह पहले बेखौफ होकर सैकड़ों की तादाद में सीमा पार करते थे, अब वे सीमा के पास आने से भी कतराने लगे हैं। उनके भीतर इस बात का खौफ बैठ गया है कि भारतीय सीमा पर तैनात जवान अब न तो झुकेंगे और न ही रुकेंगे। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी और उसके नेता नसीरुद्दीन पटवारी चाहे जितने भी आंसू बहा लें, लेकिन वे इस कड़वी हकीकत को नहीं बदल सकते कि भारत ने अब अपनी सीमाओं के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। यह सुरक्षा चक्र आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे भूमि हस्तांतरण का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे सीमा पर आधुनिक फेंसिंग और लेजर वॉल लगाने का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश के भीतर की राजनीति इस समय एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। तारिक रहमान की सरकार अगर भारत विरोधी तत्वों के सामने झुकती है
तो उसे भारत की तरफ से मिलने वाली कूटनीतिक और आर्थिक मदद से हाथ धोना पड़ सकता है, जो उनके देश को पूरी तरह से कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। और अगर वे भारत के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला करते हैं, तो देश के भीतर बैठे कट्टरपंथी तत्व उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ढाका के नीति निर्माताओं के लिए यह समय एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा का है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के इस नए और आक्रामक रूप के सामने उनकी कोई भी चालाकी काम नहीं आने वाली है। सीमा पर चल रही इस जबरदस्त उठापटक के बीच भारत के नागरिकों के लिए यह एक बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। देश की सुरक्षा को लेकर जो प्रतिबद्धता मौजूदा सरकार और हमारे सुरक्षा बलों ने दिखाई है, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह कहानी केवल एक सीमा विवाद की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक उभरते हुए शक्तिशाली भारत की, जो अपने फैसलों को खुद तय करता है और किसी भी बाहरी ताकत को अपनी सुरक्षा नीतियों में दखल देने की इजाजत नहीं देता। सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों की मुस्तैदी और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज दुश्मन अपनी ही सीमाओं के भीतर दुबक कर बैठने पर मजबूर हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत ने दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया है, लेकिन उस दोस्ती की कीमत देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। अगर बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना है, तो उसे अपनी धरती पर फल फूल रहे भारत विरोधी नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों को पूरी तरह से तबाह करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा में ही उनकी भी भलाई छिपी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सीमा पर इसी तरह की सख्त और आक्रामक कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी और भारत विरोधी तत्वों का पूरा इकोसिस्टम इसी तरह नेस्तनाबूद होता रहेगा। इस प्रशासनिक तालमेल का सीधा असर सीमा पार के अपराधियों पर पड़ा है। तस्करों का जो नेटवर्क पहले स्थानीय राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर बेखौफ घूमता था, आज उसकी पूरी चेन टूट चुकी है। बीएसएफ ने न केवल सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ाई है, बल्कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती गांवों में छिपे तस्करों के मददगारों और स्लीपर एजेंट्स के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जब इन अपराधियों को अपनी ही जमीन पर पनाह मिलना बंद हो गया, तो वे हताशा में आकर सीमा पर सुरक्षा बलों पर सीधे हमले करने की हिमाकत करने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना एक ऐसे नए भारत से है, जो हमले का जवाब बातचीत से नहीं, बल्कि ऑन द स्पॉट त्वरित और सटीक कार्रवाई से देता है।